INE 24/7 न्यूज़ से मैं कुलदीप शुक्ला अभी आपके बीच हूँ और मेरे साथ हैं कल्पना राजौरिया जी। राजौरिया नमस्कार। और एक जानी पहचानी हस्ती के बाद मैं ये मानता हूँ कि समाज सेवा के साथ में शिक्षा के लिए आप हमेशा अग्रसर रही हैं, तो कैसे मानती हैं इस पूरे सारे शिक्षा को? शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा है वो हमारे देश की नींव है। अगर बेसिक शिक्षा अच्छी रही किसी भी देश की तो वो राष्ट्र तरक्की करता है, राष्ट्र मजबूत होता है। तो ये एक बेसिक नीड भी है और बेसिक नींव भी है, आप इन शब्दों में कह सकते हैं। ये जो मैंने देखा है कि जब भी कोई चीज़ें बनती हैं और वो अगर समाज सेवा और टीचर संघ के रूप में आती हैं तो आपको दायित्व देने में जो भी फेडरेशन होते हैं, चाहे वो टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हो या फिर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ हो, तो ये सारे लोग आपको आगे लाके सामाजिकता में अपना कहेंगे कि आपका सही से प्रयोग करते हैं। तो जब ये चीज़ें आती हैं तो कैसा लगता है, आप जो फर्स्ट ऑफ आपको चूज़ किया जाता है उन चीज़ों के लिए? जाहिर सी बात है कि खुशी होती है। हम जहाँ पर कार्यरत हैं उसी विभाग में यदि आपको सम्मान मिले, आपको उत्तरदायित्व मिले, आप पे लोग भरोसा करें, तो इससे बड़ा सम्मान कहीं नहीं हो सकता। हमारे शिक्षक साथी हम पे भरोसा करते हैं, इस वजह से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा संघ की आज मैं महानगर अध्यक्ष हूँ। हमने जब उस स्तर पे काम करके ये सिद्ध किया कि हाँ, हम अपने शिक्षक साथियों का प्रतिनिधित्व सकारात्मक दिशा में कर सकते हैं, तो हमारे संगठन के जो अब एक नया संगठन बना टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो पूरे राष्ट्र का संगठन है शिक्षकों का, उसमें भी मुझे एक उत्तरदायित्व दिया गया और उसमें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। तो ये खुशी की बात है। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत ऊर्जा चाहिए होती है सामाजिकता में साथ जाके। फिर हमने देखा कि आपके यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एजुकेशन में आप कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, बच्चे भी एक अच्छे स्तर तक जाते हैं। और मैंने अभी कुछ दिन पहले देखा था, आपने कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट के बच्चों के बाद में कुछ फ़ोटोज़ डाले थे। तो एक ऐसी ऊर्जा जो है ना, उसको जीने का एक अलग मज़ा आता है, लेकिन फिर भी उसे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता होगा मेरे अनुमान से। देखिए कुलदीप जी, ये ऊर्जा तो हमें समाज से ही मिलती है। हमारे जो बच्चे हैं, जो आपने कहा कि आप उनके फ़ोटो देखते हैं तो आपको खुशी होती है, मैं कितनी खुशी से, कितना गौरव के साथ उन फ़ोटो को शेयर करती हूँ सभी के साथ। और फिर जो उनके पेरेंट्स हैं, वो बच्चे हैं, वो मुझे रिटर्न में वही ऊर्जा देते हैं जिससे फिर मैं और बच्चों के लिए उतना ही कर पाती हूँ। तो ऊर्जा का तो संचार आप जानते हैं कि शक्ति ना तो बनाई जा रही है ना ख़त्म हो रही है, वो तो बस संचार कर रही है एक से दूसरे माध्यम में, तो वही हमें मिलती है। नहीं, लेकिन टीचर्स के लिए मैं इसलिए मानूंगा, देखिए आज ये कहते हैं कि टीचर्स को वो सब करवाने के लिए हमारी जो शासन है वो आगे रहता है, जो नहीं करवाना है और वो जो करवाना चाहिए वो पीछे जा रहा है। हमें किस किस तरह की, अब आप बेहतर जानती होंगी कि किस तरह की हमें नई नई पद्धतियों के थ्रू हमें काम करना पड़ता है। और उन सारी चीज़ों को, जितनी भी जनगणनाएं हैं वो, या जो कह सकते हैं कि जो अब दूसरे वर्डों में कहें कि जो बेकारी के काम जितने भी हैं, हो सकता है कि वो गवर्नमेंट के लिए काम के हों। अच्छा लगा मुझे कि आपने वो शब्द का प्रयोग कर लिया जो हमें रोक दिया जाता है उस शब्द का प्रयोग करने से। बिल्कुल निसंदेह, आप शिक्षक का कार्य क्या है? बच्चों को पढ़ाना, शिक्षा देना। हमारा एक अनुशासित तरीके से एक कार्यक्रम रहता है, कार्य योजना रहती है कि सुबह विद्यालय आना है, 9 बजे का विद्यालय है, 8:45 विद्यालय में हम लोग रहें, बच्चों को प्रेयर कराएं, पीटी कराएं, योगा कराएं और उसके बाद उनकी क्लासेस सब्जेक्ट वाइज लें और फिर जो 3 बजे उनको बच्चों को छुट्टी दें और उसके बाद हम बाकी काम करें। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि क्या व्यवस्थाएं हैं। शिक्षक को इतने कामों में उलझा दिया गया है कि वो अभी 3 या 4 महीने से तो SIR में उलझा है। पूरे देश का ही शिक्षक उलझा है, केवल हम अगर यूपी की बात करें तो बेमानी होगी। लेकिन चलिए ठीक है कि आप कहीं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चों के लिए आपने हमें अपॉइंटमेंट दिया, आप उस काम से अलग कर देते हैं, आप उसके योग्य ही नहीं छोड़ते। क्योंकि अगर आप ये कहें कि चलिए 3 बजे के बाद SIR का काम होगा तो संभव ही नहीं है। ये आप समझ सकते हैं कि उसे कितना समय चाहिए, वो संभव नहीं हो रहा है, इधर बच्चे का नुकसान हो रहा है। तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्यों नहीं ढूंढती है सरकार? हमारी शिकायत है इस बात से। अब ये खत्म हुआ, अब आप देखिए कि पंचायत चुनाव आने वाला, जाति जनगणना, अब जनगणना में लग जाएगा शिक्षक, फिर महीनों के हिसाब से इन कामों में लगा रहेगा। फिर गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो बाल गणना करनी होती है, तो ये गणनाएं करता रहेगा शिक्षक। फिर इसके अतिरिक्त बीच में आया कि पेपरलेस वर्क किया जाए और ऑनलाइन सूचनाओं का आदान प्रदान करें। ठीक है, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि पर्यावरण बचेगा, हमारे पेड़ बचेंगे। भाई समस्या होती जा रही है पर्यावरण की, हमने भी सहयोग किया।
अब क्या हो गया, डबल ड्यूटी हो गई है, ऑनलाइन सूचनाएं भी लेंगे, ऑफलाइन भी लेंगे। अब जो शिक्षक पहले ही यहाँ पे कम है, अब उसमें भी आपने हेडमास्टर के पद ही नहीं है, तमाम विद्यालयों में पद ही नहीं है। अब वहाँ जब हेडमास्टर है ही नहीं तो काम कौन करे? और अगर शिक्षक से आप वो कार्य लेते हैं तो भाई एक बार में एक ही चीज कर सकता है, या तो पूरे दिन आप उनसे सूचनाएं बनवा लीजिए या बच्चों को पढ़वा लीजिए। कहीं ना कहीं ये जो तरीका है, गलत तरीका है, ये बच्चों की बुनियादी शिक्षा को खराब कर रहा है, यानी देश की बुनियाद को ही खराब कर रहा है, जिसपे किसी का ध्यान नहीं है। देखिए, एक निपुणता एक अलग विषय होती है और पाठन एक अलग विषय होता है। अगर अभी देखें तो एक नया अध्यादेश लागू हुआ है जिसमें टीईटी को लेके थोड़ा सा, अब उसको क्लियर है कि भ्रामक है ये नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि एक शिक्षक पढ़ाता है तो उसके लिए अनिवार्यता के लिए अगर जाएं, जैसे मैंने सेना में देखा है कि अगर आपको कोई कोर्स कंप्लीट करना है तो वो बाकायदा उसका एक पूरा पैनल बना के एक टाइम देते हैं, 3 महीने उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके बाद में उस कोर्स को पास आउट करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि आपको शिक्षा देते हुए, आपको सारी जनगणनाएं करते हुए, आपको बाकी सारे कार्य करने के बाद में टीईटी भी अनिवार्यता के साथ पास करनी है। ये अध्यादेश जो आया है इसको कैसे लेते हैं आप, और आगे इसके लिए क्या करने वाले हैं? देखिए कुलदीप जी, कभी कभी तो लगता है कि धन्यवाद ज्ञापित करें सरकारों का कि वो हम पे इतना भरोसा करते हैं कि हम सारे काम कर लेंगे। हम तो इसे कभी कभी कहते हैं कि मल्टीटास्कर आपने हमें माना और हमने करके दिया, तभी तो आप हम पे हर बार भरोसा करते हैं। वरना इतने लोग बेरोजगार हैं, आप उनको भी इन कामों में लगा के उनको भी कोई बेरोजगारी भत्ता दे के काम करा सकते हैं। आप जो कीमती समय और जिस कीमत की सैलरी आप शिक्षकों को दे रहे हैं उसमें जो आप काम करा रहे हैं, तो मुझे फिर से वही आपका शब्द अच्छा है, हालांकि मैं प्रयोग करने से छोड़ रही हूँ इसको, लेकिन व्यर्थ के कामों में ना गवाइए उस समय को, उसे बच्चों को यूज़ करने दीजिए। और इन कार्यों के लिए हमारे यहाँ के जो बेरोजगार रह गए हैं, जिनको कहीं पे वो बेचारे शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ रोजगार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, आप उनको वहाँ पे समायोजित करके ये कार्य करा सकते हैं। अब रही बात टीईटी की, एक आपने पूछा अनिवार्य योग्यता की। जिस समय जिसकी भी नियुक्ति होती है, कोई भी फील्ड हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, जजेस हो या नेता हो, मैं सभी की बात करूंगी। जिस समय आपकी नियुक्ति हुई उस समय आपका एक अनुबंध हो जाता है सरकार के साथ में, और आप जितने आपको क्राइटेरिया कहे जाते हैं, टेस्ट दिए जाते हैं, उन्हें पास करते हैं, तब जाके आप उस अनुबंध को साइन करते हैं। अब किसी शिक्षक ने 95, 99 में, 2001 में, 2005 में जब भी नियुक्ति पाई हो, उसने नियुक्ति पाई और 60 से 62 साल का उसका अनुबंध सरकार के साथ हो गया कि ठीक है आप एलिजिबल है, सरकार ने कहा आप योग्यताधारी हैं, हम आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्ति देते हैं। वो शिक्षा में एक शिक्षक बन के आ गए। अभी 1 सितंबर को कोर्ट से एक ऐसा आदेश आया जिसने एकदम से भूकंप सा मचा दिया, एक मतलब शिक्षकों के अंदर एक क्या कहना चाहिए, डर पैदा कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि जो पुराने नियुक्त शिक्षक हैं उनसे ये कहा गया, मैं इससे पहले आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक नियम पास किया गया, अध्यादेश बनाया गया, जिसमें टीईटी पास होना एक अनिवार्य योग्यता किया गया। बहुत अच्छी बात है, आपने एक एलिजिबिलिटी टेस्ट किया, पहले भी बीएड बीटीसी होते थे, आपने अभी भी किया। अब 2009 के बाद जब अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग समय पे लागू हुआ, उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। इसके बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश में, उन्होंने टीईटी पास किया और उसके बाद सुपर टेट रखा गया, उसे भी पास किया, उन्हीं की नियुक्ति हुई। अब आपने एकदम से लास्ट ईयर ये कह दिया कि 2 साल के अंदर जितने पुराने शिक्षक हैं वो भी टीईटी को पास करें, और अगर नहीं पास करते तो 2 साल बाद स्वतः उनको हटा दिया जाएगा। अब ये भूकंप आना जायज़ था। क्यों? क्योंकि जो वर्षों से शिक्षा दे रहे हैं शिक्षक, आप उनकी योग्यता पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा दिया आपने। दूसरी बात कि एक प्रतियोगी परीक्षा पास करके, जैसे नीट पास करके डॉक्टर बना, उसे आज 30-35 साल हो चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत फेमस है, आप लोग उसके यहाँ लाइन लगा रहे हैं, और आप उससे कहें कि आज नीट पास कर लो, क्या कर लेगा? कर लेगा क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। एक आईएएस ऑफिसर, डीएम है हमारे, कलेक्टर साहब हैं, आप उनसे कहिए, उनकी भी सेवाओं को हो गए मान लीजिए 25-30 साल, आप उनसे कहें कि अब आप आईएएस यूपीएससी का एग्जाम पास कर दीजिए, कर पाएंगे क्या? ये गवर्नमेंट का क्या उसी तरह का नियम नहीं है जैसे शिक्षा मित्रों को अभी बीच में बहाल किया गया था कि नहीं, यू आर एज ए टीचर,
हाँ। और फिर एक नियम लाया गया कि नहीं, आप टैट पहले क्वालिफाई करिए जी। और फिर आप टीट करिए। तो मतलब ऐसा लगता है कि अगर उन्हें ऐसा करना ही था तो पहले कहा जाना चाहिए था कि जो बिल्कुल, टीचर टैट बिल्कुल। पास कर लेंगे या 2 शिक्षा मित्र अपने टैट पास कर लेंगे, उन्हें पास आउट करके हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। बिल्कुल। वो चीज़ें अच्छी थी। बिल्कुल, आप देखिए जो कह रहे हैं यही हमारी भी वेदना है। जो शिक्षा मित्र पूर्व की सरकार के द्वारा परमानेंट शिक्षक के रूप में नियुक्ति पा गए, उस समय जो क्राइटेरिया दिया वो उनका फुलफिल था, आपने दे दिया। अब ये तो वो वाली बात होगी, आपने थाली परोसी, किसी के तमाम पकवान रखे उसके सामने, और फिर आपने 1-2 वर्ष बाद वो थाली खींच ली। मतलब 1-2 वर्ष यानी खाना खाते के बीच में खींच ली। अब वो उन्होंने, कई लोगों ने लोन ले लिए, कई लोगों ने इसी आधार पे शादी किए, विवाह किए कि ठीक है हम दोनों मिलकर के गृहस्थी चला पाएंगे। आपको नहीं मालूम, आपने तो केवल एक आदेश पास कर दिया। कितने लोगों के घर टूट गए, कितनी आत्महत्या करके चले गए, इस जीवन से चले गए, कई लोग अवसाद में चले गए। तो ये आपका तरीका बहुत गलत है, अनप्रोफेशनल है। आपने हमारे शिक्षा मित्र साथियों के साथ अन्याय किया, आपने उनके अनुभव को शून्य मान लिया। भाई वर्षों से सेवाएं दे रहे थे, तभी तो आपने उनको समायोजित किया था, तो कोई एहसान नहीं किया था आपने। आपको अगर पहले से कोई टेस्ट था तो पहले करवाते। देखिए वेतन में बहुत फर्क है, एक शिक्षा मित्र का वेतन और शिक्षक के वेतन में जमीन आसमान का फर्क है। जब आपको वेतन साल भर एक शिक्षक के रूप में मिलने लगा तो आपने वैसे ही अपने खर्चे बनाए, आपने वैसे ही विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश कराया, घर में इत्यादि के लिए आपने लोन आदि ले लिए। आपने एकदम से वो चीज़ छीन लिया, वो ऐसा छीन लिया, कहाँ से वो लोग पूर्ति करेंगे, आपने इतना भी नहीं सोचा, संवेदनाएं शून्य हो गया। ये जो फेडरेशन बना है जी, टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, और जिसके आप सचिव भी हैं जी, तो यहाँ बात रखने की पूरी तरह से आपको स्वतंत्रता मिलती है, और उसके बाद में क्या प्रशासन इस पर नकेल लगाना शुरू करता है या आपकी बातों पे ध्यान देके इसे आगे क्रियान्वित करने की कोशिश करता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी जब टीईटी का मुद्दा उछला तो ये केवल उत्तर प्रदेश का तो है नहीं, ये पूरे सेंट्रल से है और पूरे सभी राज्यों में ये लागू हुआ। अब जितने भी लाखों लाख शिक्षक हैं वो सब परेशान है इससे। अब उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक हमें संगठन की आवश्यकता पड़ी। तो हमारे माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं दिनेश चंद्र शर्मा जी। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो उस आधार पर और उनकी कार्यशैली को देखते हुए टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जब गठन किया गया तो उन लोगों ने, पूरी कमेटी ने उनको अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चयनित किया। अब ये बना ही इसीलिए कि शिक्षकों की जो कॉमन समस्याएं हैं, स्टेट पे तो हम निपट रहे हैं, अपने अपने स्टेट के सभी के समूह हैं, लेकिन अब कॉमन समस्याओं को हम कैसे निपटे, उसके लिए टीएफआई का गठन किया गया कुछ माह पूर्व। अब जब टीएफआई ने ये कहा, घोषणा करी कि हम आकर के दिल्ली, देखिए लोकतंत्र में तरीका क्या है विरोध करने का, आपने कोई योजना लाए, हमें पसंद नहीं है, तो लोकतंत्र में एकमात्र विरोध का तरीका है कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। भाई गांधी जी को हमारे यहाँ आज भी क्यों पूछते हैं, आइकन मानते हैं, तो गांधी जी के तरीके से हम भी करेंगे, तभी तो आप हमारी चीज़ों को नोट करेंगे, हमारे विरोध को नोट करेंगे। तो ये एक सलीका था, एक तरीका था। हमने 2 बार अनुमति ली रामलीला ग्राउंड की, कारण रामलीला ग्राउंड की हमसे कहते हैं जंतर मंतर पे आ जाइए, 200 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए और आप विरोध प्रदर्शन करिए। अरे भाई ये कौन सी बात हुई, विरोध प्रदर्शन जिसके मन में विरोध है वो करने आएगा, आप हमें लिमिटेड जगह क्यों दे रहे हैं, जंतर मंतर पे तो हमारा अध्यापक आ ही नहीं पाएगा, और आप छोटे मोटे संगठनों को इन्वाइट करके आप ऊँट के मुंह में जीरा डालें, ये काम हमारे साथ तो नहीं चलेगा। टीएफआई एक बहुत विशाल संगठन है, पूरे देश के शिक्षक इससे जुड़े हुए हैं। हमने रामलीला ग्राउंड लिया, आप समझ सकते हैं कि हमारी मंशा, हमारा विजन क्या होगा। अगर रामलीला ग्राउंड ले रहे तो हमारे शिक्षक कहीं तो आतुर हैं अपना विरोध दिखाने के लिए। आपने पहली बार अनुमति दे दी, कुछ समय बाद स्थगित कर दिया, मना कर दिया, फिर आपने दोबारा हमने डेट ली, आपने फिर से हमें रोक दिया लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए। अरे भाई अभी भी मैंने कहीं पढ़ा था, कोर्ट ने चैलेंज किया है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाना भाई आपके प्रशासन की जिम्मेदारी है, आप उसे मेंटेन करिए। शिक्षक अगर आ रहा है, आप ये भी नहीं सोचते हैं कि वो ट्रेन का टिकट बुक करा लेता है, अभी से थोड़ी कराएगा, आप सोचिए 15-20 दिन पहले वो ट्रेन का टिकट बुक कराएगा, हाँ 1 महीने से पहले, और आप अचानक से आकर के एकदम से कैंसिल करते हैं, यानी आपने हमारा मनोबल बार बार तोड़ा। आप ये बताइए, हमें दूसरा कोई तरीका बताइए। हमने ट्विटर अभियान चलाया, हमारा हैशटैग ट्रेंडिंग रहता है, हमेशा रहता है ट्रेंडिंग, लेकिन कभी कोई प्रतिनिधि हमें उस हैशटैग के अभियान के बाद आके ये नहीं पूछता है कि बताइए इसमें आगे क्या किया जाए जो आपका विरोध शांत हो। तो यानी आप हमारे विरोध को कुचल रहे हैं, शांत नहीं कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि जब हम देखते हैं कि हमारी बातों को आगे देखा नहीं जा रहा है या हमारी बातों को सुना तक नहीं जा रहा है, और ऐसा एक अगर हम देखें कि टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए ही नहीं है,
बाकी बहुत सारी जो गवर्नमेंट ने अपने आसपास इतनी सारी वेदनाएं जो लेके व्यक्ति खड़े हैं उनको साथ सुनने की मंशा कम कर दी है। तो उसमें देखिए आपके टीचर्स फेडरेशन की दो ग्रुप मेरे हिसाब से ये दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आप ओल्ड पेंशन लेके बात कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ये नया टैट विजन भी स्टार्ट हो गया, और तीसरा ये देखा जाए कि अगर हम इन सारे बीच में हम वो जनगणनाएं भी बंद कर देते हैं तो आप तीसरा इशू फिर लेके आएंगे। तो गवर्नमेंट को किस तरह से, मुझे लगता है जो समन्वय बनाना चाहिए आपके हिसाब से तीनों चीज़ों में, कि हमारा ओल्ड पेंशन, टीटी और जो हम अभी जनगणनाएं करते हैं, तो क्या सही एक मॉडल होना चाहिए कि टीचर्स पूरे भारत का मॉडल है, पूरे विश्व का मॉडल है, तो उसके लिए भी एक आइकन, एक मॉडल होना चाहिए। तो किस तरह देखते हैं आप, किस तरह डिवाइडेशन करना चाहिए? आपका सवाल अच्छा है, बिंदुवार लेते हैं हम इसे जी। जैसे ओपीएस की बात की आपने, ओल्ड पेंशन स्कीम, शुरू से एक धारणा रही, धारणा क्या सत्य है कि व्यक्ति जब पूरी सेवाएं देता है, सरकार के लिए सेवाएं देता है, तो जब वो वृद्ध अवस्था में पहुंचता है, अब वो कुछ करने लायक नहीं, तभी तो रिटायर कर रही है सरकार उससे। ठीक है, सरकार खुद अपने आप से गणना की उसने, इस आयु पे व्यक्ति जीर्ण शीर्ण हो जाता है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। जिसने पूरी जिंदगी आपको दी, क्या उसके बुढ़ापे की व्यवस्था करना आपका धर्म नहीं है? आपने धर्म निभाया, वर्षों वर्षों तक निभाया, अब आकर के एकदम से आपने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी। हमने डिमांड किया कि जो नई नियुक्तियां हुई आप उन्हें भी उसी ओपीएस से आच्छादित करिए, तो आप हमें समझाते हैं कि एनपीएस बहुत अच्छी स्कीम है। अरे भाई, ये लोकतंत्र है, मूर्ख समझते हो हमें? हमने जिनको चुन के संसद में भेजा वो खुद तो ओपीएस ले रहे हैं। आज भी आपको बता दें कि एक कोई नेता चुन गया, विधायक बन गया या सांसद बन गया, और उसने केवल शपथ ले ली, भले ही अगले दिन उसकी सीट चली गई, तो भी उसे पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाएगा। आप ये बताइए कि ये मूर्खों की जमात है जो ओपीएस खराब होते हुए लेगी, एनपीएस नहीं लेगी? सबसे होशियार लोग बैठे हैं हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे। जब आप इतने होशियार हैं, आप ओपीएस को ले रहे हैं, तो फिर हमें क्यों समझा दें कि एनपीएस लीजिए? और फिर ये हमारी चॉइस है, हमें एनपीएस नहीं पसंद, हम तो वही चाहते हैं जो आप ले रहे हैं वही हमें दीजिए। अगर हमारे लिए बहुत बुरी है तो भाई साहब पहले आप अपनी तो बंद करिए, आप भी तो ओपीएस लेना बंद करिए, आप भी एनपीएस से आच्छादित हो जाइए, तब हमें समझाइएगा। तो ये एक क्या कहना चाहिए कि तानाशाही है, ये सिंपल सी बात है, तानाशाही है। लोकतंत्र में जिनको चुन के भेजा वो हमें ठग रहे हैं बैठ करके, और हमारी बात को लगातार अनसुना कर रहे हैं। मतलब किसी की भी गवर्नमेंट जो बात सुनती है, सबसे पहले ये कहते हैं कि गुड़ खाना खुद बंद करो जी, तब दूसरे आदमी को कहो। गांधी जी का भी ऐसा किस्सा है कि मैं पहले गुड़ खाना बंद करूं तब तो बच्चे को समझाऊं, तो फिर वो उसे समझाऊं, तो वो ज्यादा बेहतर रखता है। जो आप इतनी सरलता से समझ गए वो चीज वो लोग नहीं समझ रहे हैं। ओपीएस पहले खुद के लिए देखें, एमपीएस पे आए और उसके बाद वो करें। अब देखें, जैसे कि ओपीएस और एमपीएस की बात ना करें, इस देखिए यहाँ व्यापारी जो हैं, मुझे लगता है ऐसा, देखिए टीचर्स भी उसके साथ में है, सब लोगों के लिए टैक्स देते हैं। हाँ। और वो टैक्स हमारे सही दिशा में और सही जगह लगना चाहिए जी। और वो सही जगह ना लग के संसद में एक समोसा की कॉस्ट मुझे लगता है ज़्यादा आती होगी, लेकिन वो समोसा की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो उस तरह क्या देखते हैं नेताओं के आज जो दोहरे चरित्र को अगर रेखांकित किया, क्या कहें, आप कहना चाह रहे हैं वो हम भी समझ रहे हैं, क्या कहें, क्योंकि कर्मचारी हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम छोड़ते हैं कि ठीक है, हमें अनुमति भी नहीं है, हमें बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन कहीं मन में एक नागरिक होने के नाते वेदना नहीं आएगी कि आप अगर यहाँ पे आप कर्मचारियों की बात करें तो आप वेतन भत्ते कितना संकोच से बढ़ाते हैं, और वहाँ आप लोग खर्चे ही आप उस हिसाब से देख रहे हैं जो है ही नहीं धरातल पर, और आप वहाँ पे भी अपने लिए लिमिटेशंस लगाए हैं, मिनिमम कॉस्टिंग लगाए हुए हैं। भाई जो फील्ड में चल रहा है, जो बाज़ार में जो रेट्स हैं, आप उसके अनुसार से देखिए। आप अपने लिए हर वेतन भरते को, आप अपने लिए ऑफिस अलाउंस को किस तरीके से बढ़ाते हैं, और यहाँ 1% की बढ़ोतरी हो जाए तो लाइन मालूम क्या आती है अखबार में कि इतना आर्थिक बोझ पड़ेगा सरकार के ऊपर। मतलब कर्मचारी बोझ हैं, और आप संसद में जिन्हों कर्मचारियों ने, जिस जनता ने चुन के भेजा, आप वहाँ पे सब कुछ लेने के हकदार बन गए। आज ये देखा जा रहा है, जैसे देखिए, मैं इस बात में कटाक्ष नहीं करूँगा कि सरकार कैसे चल रही है और क्या नहीं चलना चाहिए, लेकिन फिर भी जो मंत्री आज जो बनाए जाते हैं, वो मुझे लगता है कि पहले जो होता था कि उनकी शिक्षा के आधार पे उनको वो मंत्रालय दिए जाते थे, जबकि आज वो मंत्रालय उनकी शिक्षा के आधार पे ना देखे, वो जो भी रहता है उनका वोटों की क्या जीत है, क्या परसेंटेज है, और ख़ासकर अब जो चीज़ें हो गई हैं कि भाई कितनी जो जातीय के लोग इसमें हैं तो इनको मंत्री या जैसे भी ये किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे न जाके हम लोग अगर ये देखें कि हमारे जो टीचर्स हैं उनको उनकी वेदनाओं के साथ सुनना चाहिए और आगे जाके उनको
उनकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि टीचर्स देखिए फाउंडेशन है, और अगर टीचर ही संतुष्ट नहीं है गवर्नमेंट से, तो क्या वो वहाँ पे बैठे हुए बच्चों को इस बात के लिए संतुष्ट करा जाएगा कि इट्स ए नेचुरल थिंग्स है कि ये गवर्नमेंट सही है? क्या ये बता पाएगा वो इस बात को? नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि जब संतुष्ट शिक्षक ही नहीं है तो वो संतोष उत्पन्न कैसे करेगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है, मेरे दिमाग में शांति है तो मैं सबको शांत रहने के लिए बोलूँगी। मेरे ही दिमाग में एक तूफान मचा हुआ है तो नॉर्मल सी बात है कि मैं आसपास भी तूफान वाला ही माहौल क्रिएट कर सकती हूँ। करूँ ना करूँ अलग बात है, लेकिन यही कर सकती हूँ, मैं शांति किसी के अंदर पैदा नहीं कर सकती। तो ये चीज़ तो सरकार को समझनी चाहिए। दूसरी बात, हमारा दूसरा 3 बिंदु थे जिसमें हमने ओपीएस पे चर्चा की जी। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर, टीईटी की बात जो आपने कहा था। तो टीईटी का एक अध्यादेश लागू किया आपने जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था उसके अनुसार कहा कि 2011 के बाद नियुक्तियों जो होंगी उस पर टीईटी आनी है। अब जो टीईटी का आपने 1 सितंबर 2025 में जो कोर्ट के द्वारा आदेश किया कि सभी को 2 साल में टीईटी करना अनिवार्य कर दिया, इसमें तो एक ऐसा हो गया कि खेल शुरू किया तो कुछ और नियम थे और आधा खेल हो गया तो उसमें आपने कुछ लोगों के लिए एकदम से नियम बदल दिए। तो ये क्या आप मानते हैं? आप बताइए, आप मानते हैं सही है? हमारा अनुबंध था आपसे 60 से 62 वर्षों के लिए हमारा अनुबंध था, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, आप तोड़ रहे हैं और परेशानी हमें हो रही है। ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? हमें विरोध दर्ज कराना चाहिए, हमें कोर्ट में जाना चाहिए। हम दोनों प्रक्रिया अपना रहे हैं, टीएफआई दोनों प्रक्रिया अपना रहा है, हम कोर्ट में भी गए हैं और हम साथ ही साथ अपना जो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए वो हम कर रहे हैं। बस रोना इस बात का है कि हमारी जब बच्चा रोता है तो माँ भी दूध पिलाती है, लेकिन यहाँ तो ऐसी हम सरकार माँ है हमारी, ठीक है, लेकिन बिल्कुल अनसुना कर रही है। तो भाई ऐसा क्यों कर रही है? ये क्या आपकी मंशा है? इस पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। तो ये गलती है इनकी। फिर आपने तीसरा बिंदु आपने कहा कि जनगणना है, अन्य गणना है, उसमें शिक्षकों को लगाते हैं। केवल इतना ही नहीं है, देखिए राष्ट्रीय कोई आपदा आ जाए आप शिक्षकों का प्रयोग करिए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उस टाइम जब आपदा की स्थिति है, कोविड में जब सब लोग घरों के अंदर थे, राशन तक बांटने की ड्यूटी टीचर्स की थी। जब एक एक व्यक्ति डर रहा था तो हम लोग फील्ड में थे, तो एक सैनिक की तरह हम काम कर रहे थे। हमने बिल्कुल मना नहीं किया क्योंकि हम ये काम करने के लिए इच्छुक भी थे और बाध्य भी थे, दोनों चीज़ें थी, हमारी ड्यूटी बनती है, हमने किया। सिमिलरली अगर जब इलेक्शन होते हैं तब कौन से विद्यालय संचालित हो रहे हैं? आप हमारी ड्यूटी लगाते हैं, हमें अपने घर छोड़ के जाने होते हैं, हमें अपने बच्चे छोड़ के जाने होते हैं। आप देखते हैं अखबारों में आता है, टीवी में आता है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माँ जा रही हैं और विदा कर रही हैं ताकि वो ड्यूटी करें। हम अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटते हैं, हम वो भी कराएंगे और यही 2 कार्य हमें हमारे नियमावली में दिए गए हैं। लेकिन आप देखते हैं कि हर चीज़ में जहाँ कोई काम नहीं हो पा रहा वहाँ शिक्षक को लगा रहे। और तो और आज की डेट में मुझे जो बहुत अंदर से वेदना होती है कि शिक्षक को भीड़ की सामग्री बना लिया है। कोई भी आयोजन होगा, किसी भी प्रदेश में हो रहा है, किसी भी जनपद में हो रहा है, तो आजकल ऐसे ऑर्डर आते हैं कि सभी शिक्षक फटाफट वहाँ फलानी जगह पहुँचे, कभी पालीवाल ऑडिटोरियम में पहुँचे, कभी विकास भवन में पहुँचे। तो भाई भीड़ बढ़ाने की सौदा है शिक्षक, आपने तो उनका सम्मान तार तार कर दिया। आप किस अधिकार से तो ये आदेश करते हैं? और क्यों नहीं संबंधित लोग इस बात को नोटिस करते हैं कि जो शिक्षक का समय विद्यालय में होना चाहिए था वो विद्यालय के बाहर शिक्षक क्या कर रहा है? अगर वो अपने काम के लिए जाएगा तो आप वेतन कटौती करेंगे। जब आप ही सामूहिक रूप में रोज भगाएंगे तो एक दिन वो अपने लिए भी चोरी करेगा। बिल्कुल सही। फिर आप उस पर आरोप लगाते हैं। तो शिक्षक गलत नहीं है, आपने व्यवस्था ऐसी कर दी है कि मजबूरन उनसे कुछ गलतियां होने लगी हैं। तो आप फिर जब आप साल भर अजीब अजीब काम में लगाएंगे, विद्यालय में भी तमाम काम दे देंगे, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे, कक्षाएं नहीं होंगी, तो कहाँ से क्वालिटी आएगी? फिर आप क्वालिटी का जब लास्ट में आता है सारे काम कराने के बाद, तब कभी कभी बात चलती है क्वालिटी के बच्चे ने क्या पढ़ा। तो सामान्यतः बच्चे अच्छे रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये भी हो जाता है कि शिक्षक नहीं कर पा रहा मल्टीपल काम। भाई आपने उसे एक मल्टी स्पेशलिस्ट बॉक्स टाइप का बना दिया है ना, एक टूल बॉक्स बना दिया जहाँ से हर चीज़, हर क्या कहते हैं 36 खाने की रेंज शिक्षक को बना रखा है। तो कभी कभी वो फेल भी हो जाता है, नहीं कर पाता है, क्योंकि आप इतने दायित्व लगाते हैं, साथ में महिलाएं भी हैं, उनका परिवार भी तो है। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आप अपने बच्चे छोड़ दीजिए, नौकरी आ गई तो आप अपना परिवार छोड़ दीजिए, सास ससुर छोड़ दीजिए, पति को छोड़ दीजिए, उन पर ध्यान मत दीजिए। ये तो नहीं, आप हमारे बच्चों के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? आपने समर कैंप लगाने शुरू किए,
आपने बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरा बच्चा भी तो समर वेकेशन हो रही है, उसका मन है कि मम्मी पूरे साल में जाकर के छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में फ्री होंगी तो मुझे घुमाने ले जाएंगी। पर आपने मुझे इतने सारे काम लगा दिए कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद में आ रहा है। हर माँ का बच्चा, हर उस कर्मचारी का बच्चा अवसाद में आ रहा है जो काम कर रहा है आपके अधीन। तो सरकार को सबके लिए सोचना चाहिए। लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटिक होने लगे, लोगों को हृदय रोग होने लगे, केवल इसकी वजह से कि सरकार सोच ही नहीं रही है कर्मचारी के बारे में, केवल आदेशों पे आदेश थोपती जा रही है और हमारा जो बेसिक काम है उससे हमें अलग करती है, फिर हमें कहीं ना कहीं बहाने से दोषी सिद्ध करती है। बिल्कुल। ये जो कल्पना राजौरिया जी हैं, इनकी जो वेदना है टीटी को लेके, टीईटी को लेके एक और चीज क्लियर करूंगी कि आप लोगों को ये लगता हो कि शिक्षक टीईटी से डर रहा है। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये हमारे सम्मान का विषय है। हमारे अनुभव को आप शून्य मान रहे हैं। एक नया टीचर टीईटी पास करके आए और एक पुराना शिक्षक, आप स्वयं बता दीजिए कौन बेहतर होगा। नहीं, ये तो देखिए बहुत क्लियर सी है कि जिसने अनुभव किया है। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। अनुभव के आधार पर ही लोगों को जब वैकेंसी निकलती है तो सारी टैलेंट एक तरफ, वो कहते हैं 2 साल का अनुभव चाहिए, 3 साल का अनुभव चाहिए। भाई आप तो अनुभव को शून्य कर दे रहे हैं। टीईटी की बात है तो मैं आपको बता दूं, मैं खुद प्राइमरी की टीईटी और जूनियर की सीटेट क्लियर हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं आज लड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे शिक्षक साथी हैं। ये वेदना आपकी अपनी नहीं है, लोगों की है, मतलब साथियों की है। देखिए, आपने शुरुआत की थी तब आपने उससे एक प्रश्न किया था और आपने कहा था आपको कैसा लगता है जब लोग आपको चयन करके आगे भेजते हैं। बिल्कुल। तो चयन का आधार यही होता है कि मैं अपनी बात व्यक्तिगत नहीं करूंगी, या मैं वो बात करूंगी जो मेरे सारे शिक्षक साथियों के हित की होगी। मैं टीईटी पास हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। मेरे वो साथी जो आज इस उम्र पर नहीं देना चाहते टीईटी, सिंपल सी बात है, नहीं देना चाहते, क्योंकि सम्मान का विषय है। अगर आपको टीईटी लागू करनी है तो हर विषय में करिए, हर फील्ड में करिए, नीट में भी करिए, फिर जुडिशरी में जो लोग हैं आप उनके लिए भी करिए, और तो और आप नेताओं के लिए भी करिए। जो नेता को हम 5 साल के लिए चुनते हैं, क्या हमेशा वो हमारी अपेक्षाओं पे खरे उतरते हैं? तो उनको कैसे हम वापस बुलाएं, और उनके लिए हर साल कौन सा टीईटी जैसा एक विकल्प चुनिए और उनसे भी कराइए कि अगर आप ये पास करते हैं तो फिर आप रहेंगे, बने रहेंगे 5 साल, नहीं तो आप भी कुर्सी छोड़िए। बिल्कुल, एक न्याय की बात है और ये लोकतंत्र है, तो न्याय की मांग तो हम कर सकते हैं ना। न्याय की मांग कर सकते हैं। इस बात को रखते हुए कल्पना राजौरिया जी, जो अपनी सामाजिकता की एक अलग पहचान रखती हैं, टीचरों के लिए सम्मान की बात करती हैं और हमेशा सामाजिक तौर पर एक नया विकल्प चुनने के लिए वो हमें अग्रसित और प्रेरित करती रहती हैं कि हमें किस आधार पर जाके अपनी बातों को आगे रखना चाहिए। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सचिव कल्पना राजौरिया जी मेरे साथ थी। उन्होंने अपनी बात को बेबाक रखा। मैं कुलदीप शुक्ला, IND 24x7 न्यूज़ से। थैंक यू।